हम जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम होते हैं और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ दो चीज़ें महंगी हुई हैं। ये बड़े ध्यान से इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ भी हैं। पाकिस्तान में तेज़ी के साथ जो चीज़ पहली महंगी हुई वो प्रॉपर्टी। ये कितनी महंगी हो गई है, ये गरीब भी नहीं खरीद सकता। इसमें मिडल मैन ब्रोकर्स बड़े आ गए। एक्चुअल प्रॉपर्टी सस्ती है, ज़मीन की वर्थ कम है, जब वो पीसेस में जाती है तो वो महंगी हो जाती है। लाइक मिसाल लीजिए, आज भी किसी बड़े टिपिकल गांव बैकवर्ड एरिया में एकड़ की कीमत ज़्यादा नहीं महंगी होगी। एकड़ों में जो ज़मीन होती है, एकड़ में 8 कनाल होते हैं, ज़रूरी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो ग्रीन को ग्रे में कन्वर्ट करते हैं, यानी वो एक सोसाइटी बनती है, तो उसके जब वो पीसेस करते हैं तो 3 मरले का प्लॉट लेना नामुमकिन हो जाता है, 5 मरले का प्लॉट लेना मुमकिन हो जाता है। अभी जिस इलाके में बैठे हुए, जिसे इकबाल टाउन कहते हैं, इसमें एक छोटा सा जो घर है, छोटे से घर से मुराद 5 मरले का घर, वो 1.5 करोड़ रुपए का। ये है प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी। दूसरी जो चीज़ पाकिस्तान में महंगी वो एजुकेशन। ये दोनों काम ये स्टेट की जिम्मेदारी थी, ये इंश्योर करना कि घर महंगे ना हो, लोगों के लिए आसान हो रहना, और दूसरी चीज़ क्या थी, तालीम, म्यारी तालीम जो है वो आसान हो। तो मैंने देखा कि जो मेरी यूनिवर्सिटी के मसाइल थे, यानी हम गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आप भी सारे वहीं से आए हों, हम सबके मसाइल ये थे कि हम में पैशन ज़्यादा था, मेरिट पे हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, IQ ज़्यादा था, रिसोर्सेज की कमी थी। जो हमारे प्राइवेट इदारे थे, वहाँ मसला ये है कि वहाँ पर बच्चों के पास वसाइल हैं तो वहाँ पढ़ें, यानी वो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास है, बट उनके पास पैशन नहीं है। ये कितना अजीब कम्बिनेशन। जो PU में पढ़ रहा है, जो LCW में पढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा है और उसका ताल्लुक लिया से, भक्कड़ से, लाला मूसा से, कसूर से, किसी जगह से है, वो हाईली पैशनेट है मैंने ज़िंदगी में कुछ करना, और उसको शदीद बड़ा चैलेंज ये है कि उसके पास वसाइल नहीं है। उसके मुकाबले में एक ऐसा बच्चा जो पढ़ रहा है, फ़र्ज़ कीजिए UCP में, UMT में, या लम्स में, या नस्ट में, उसकी डिग्री मुकम्मल होने तक लाखों रुपया खर्च आ जाता है। उसके पास फैमिली के रिसोर्सेज, सब चीज़ें हैं, उसके पास वो तड़प, वो प्यास, वो आग नहीं है जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास होती है। यानी इधर पैशन ही पैशन है, उधर रिसोर्सेज हैं, और ये दोनों का कम्बिनेशन नहीं है। अगर हो, यानी मिसाल लीजिए, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान, मैंने कई तरह की डेफिनेशंस पढ़ी, उसमें से 2-3 डेफिनेशन इससे रिलेट करती हैं। खुशकिस्मती की इंतहा ये होती है कि आपके पास एक ही वक्त में जज्बा भी हो, रिसोर्सेज भी हो। 3 चीज़ें ना लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कभी एक्सीलेंस नहीं आती। द फर्स्ट थिंग इज द मोटिवेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, पैशन। दूसरा नाम इसका पैशन है, जज्बा। इसे आप प्यास, तड़प, भूख कह सकते हैं कामयाबी की। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैंने क्या बोली है, रिसोर्सेज। ठीक है जी, ये रिसोर्सेज है, ये एनर्जी है, एक्सेट्रा है। नंबर 3 थिंग इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट नॉलेज। इसे गाइडेंस कहते हैं, राइट नॉलेज। डायरेक्शन दूसरा नाम इसका, ये भी रख लेते हैं। अब होता क्या है कि दुनिया के जितने एक्सीलेंस के फार्मूले में, उसमें लिखा हुआ, इसे M कह लेते हैं बड़ा, इसको R कह लेते हैं, और इसको क्या कह लेते हैं, अगेन राइट नॉलेज को K कह लेते हैं। नॉलेज कहा जाता है कि M मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय K इज इक्वल टू अचीवमेंट या एक्सीलेंस। ठीक है जी, एक्सीलेंस जो है वो यहां पर लिखी जाती है। होता यह है, आपको कॉमन प्रॉब्लम ये मिलेगा कि किसी के पास मोटिवेशन 0 है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है R से और K से, और जवाब आ रहा है 0। आपको कॉमन प्रॉब्लम मिलेगा, कईयों की मोटिवेशन की इंतहा है, वो कहते हैं जी सर मोटिवेशन बड़ी है मेरे पास, लेकिन मसला सर वसाइल ही कोई नहीं है, वो 0 है, और नॉलेज भी है, मिलना शुरू हो गया, चले, फिर भी जवाब हो गया 0। फिर कई जगह पर प्रॉब्लम क्या है, सर मोटिवेशन है, सर रिसोर्सेज हैं, लेकिन मसला है सर राइट नॉलेज ही नहीं मिल रहा, वो बंदा ही नहीं मिल रहा, वो मुर्शद नहीं मिल रहा, वो किताब नहीं मिल रही, वो उंगली पकड़ने वाला नहीं मिल रहा, और यहां पर 0 आ जाता है। तो जवाब क्या हो जाता है जी, अगेन जवाब यहां पर 0 हो जाता है। ये तीनों सिनेरियो, ये तीनों सिचुएशंस याद रखिएगा, एक फर्द पे लगती हैं और लीडर पे भी लगती हैं। ये लीडर के भी यही क्राइसिस होते हैं। आपको लीडर मिलेंगे, आप खुद समझ जाएंगे, मोटिवेशन की इंतहा। ठीक है जी, आपको पता लगेगा कि रिसोर्सेज भी माड़े चंगे हैं, पता लगेगा पता कुछ भी नहीं उनको, नहीं समझे। जंगों में ना कई लोग उन्होंने रखे होते थे तकरीर करने के लिए, जो जस्ट मोटिवेट करते थे, उसके बाद वो जंग नहीं लड़ सकते थे। वो कहते थे आप लड़ो, कहते नहीं मैंने मोटिवेट करने से, जंग आप लोगों ने लड़नी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी। तो नतीजा क्या है, ये लीडरशिप का क्राइसिस भी है। आप अपनी जिंदगी में जरूर देखिए आपके पास मोटिवेशन कितनी, क्या रियली को मोटिवेशन है, क्या रियली आपके पास कोई ऐसा पैशन है जिसके लिए आप जी रहे हैं,
रियली कोई ऐसी चीज़ है जो आप कह सकेंगे यार ये मेरी फायर है? अक्सर नहीं होता जी। मैं आपके पूरे माशरे की बात करता हूँ, आपका माशरा बाहसियत माशरा डीमोटिवेशनल है, यानी माशरे को भी नहीं पता। आपका माशरा सबसे पहले आपको एक आर्टिफिशियल चीज़ सिखाता है, वो क्या है? अपनी फेलियर को नहीं मानना। लिहाजा हमारा पूरे का पूरा तालीम का निज़ाम हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फेलियर भी कोई चीज़ होती है। हालांकि नेशंस वो खड़ी होती हैं जिनके यहाँ कल्चर होता है किस चीज़ का, फेलियर को इनकरेज करना और लर्न करने का और एक्सेप्ट करने का। देयर इज़ अ फेमस बुक, द बुक नेम इज़ स्टार्टअप नेशंस। आप सुन के हैरान होंगे, मैं जिस नेशन की बात करने लगा हूँ उस नेशन ने यूएसबी बनाई, क्लाउड बनाया, दुनिया जहान की इन्वेंशंस में इस वक्त दुनिया में वो छाई हुई है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी को वो मुल्क कंट्रोल कर रहा है। उस मुल्क का साइज़ जो है वो लाहौर जितना है, उसकी आबादी शायद लाहौर से भी कम है। हम सारे मिल के पूरा पाकिस्तान उस मुल्क को गालियाँ निकालता रहता है। उस मुल्क का इसराइल नाम है। और सिर्फ उसके दुनिया में तरक्की करने की रीज़न, उस किताब के अंदर क्या लिखी हुई है, वहाँ एक कल्चर है, वो फेलियर को डिस्करेज नहीं करते। उनके कल्चर में नहीं है ये। हमारे कल्चर में क्या है? हमारे कल्चर में पहली बात तो बड़े कामयाब होते हैं लोग। हमारे कल्चर में कामयाब के लिए हेट पाई जाती है। नहीं यकीन आ रहा? सुन लें, इस मुल्क के टॉप 10 बिलियनियर्स के नाम लें, जैसे ही नाम आपके जहन में आएंगे ना तो आपके जहन में फौरन क्या आएगा? फ्रॉडी हैं। क्यों? ये कल्चर है आपका। आप किसी का नाम ले लीजिए बिलियनियर्स का, फौरी तौर पे दिमाग में क्या आता है? ये बंदे नहीं ठीक। ये क्यों है? हेट। यानी किसी की अच्छी गाड़ी को स्क्रैच करके खुशी कितनी मिलती है, उसका कोई कसूर नहीं है, ये हमारी हेट है। और याद रखिएगा, जिस सोसाइटी में भी सक्सेस का इस तरह का हेट पाया जाता है वो सोसाइटी कामयाब नहीं होती। जिस चीज से आप नफरत करते हैं ना, वैसा नहीं बन सकते। द ओनली वन क्राइटेरिया इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन इज द लव, वांट टू बिकम। वैसा आप बनना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिले दोबारा दुनिया में आने का और आपको बनने की ऑप्शंस मिले तो आपके मैं ऐसा बनना चाहता हूं, वो क्या कहलाती है जी? इंस्पिरेशन। और उस इंस्पिरेशन के पीछे क्या चीज होती है? लव विद रिस्पेक्ट, नॉट इन द सेंस ऑफ कंपटीशन। द कंपटीशन इज टिपिकल कंपटीशन इज अ नेगेटिव थिंग, बट इफ यू एडमिट दैट, यार किसी को मानते हो तुम के यार ये आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया हूं, यानी तुमने उसकी कामयाबी को मानना है और अपने फेलियर को मानना है, तुम तरक्की करना शुरू कर दोगे। हालांकि तुम फेल हुए हो, क्यों? क्योंकि उसकी कामयाबी से तुम कुछ लर्न करोगे और अपने फेलियर से भी तुम कुछ लर्न करोगे। तो जिंदगी में जब भी आप कामयाब होते हैं तो कामयाब होते हैं, और जब नाकाम होते हैं तो नाकाम नहीं होते बल्कि लर्न करते हैं। आप सबकी जिंदगी में ये तीनों चीजों को खुदा के लिए आप इंश्योर कीजिए। द फर्स्ट थिंग इज द मोटिवेशन, जिसके पीछे क्या है? नीयत। नंबर सेकंड थिंग इज द रिसोर्सेज। मेरा आप सबको सजेशन है, यूर स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मेहरबानी फरमा के इसे खुद से भी जनरेट करना शुरू कर दो। मैं मदद देने के हक में हूं, लेकिन मैं ऐसी मदद के शदीद खिलाफ हूं जिस मदद लेने के बाद बंदा मदद का मोहताज होने लग पड़े। स्टिक पकड़ी है और आपकी टांग नहीं चल रही थी, लेकिन एक दिन स्टिक छोड़ देनी चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो स्टिक आपकी टांग को ऐसे ही रहने देगी। यानी टारगेट बना लें। मेरी किताब में जरा नमो में कोटेशन लिखी हुई है, नीचे वाला हाथ ऊपर वाला जब होता है ये कामयाबी है। यानी एक लेवल आपकी जिंदगी में ऐसा है कि आप इधर थे और आप ऐसे हो गए, ये कामयाबी है आपकी जिंदगी। लेकिन आप यहां और यहीं रह गए, इंतहाई खतरनाक बात है। सो रिसोर्सेज को क्या करें? इंश्योर करें। द थर्ड थिंग इज द नॉलेज। जो बनना है उसका इल्म हासिल करें। सबसे आसान तरीका, जो बनना है उसका नॉलेज कहां से मिल सकता है? बताएं, जल्दी से बताएं। जो बनना है उसका नॉलेज कहां से मिलेगा? उस फील्ड के जितने बेस्ट लोग हैं उनका नॉलेज एक्वायर करें। वन एंड ओनली फॉर्मूला। किताब उसका सोर्स नहीं है, बंदा सोर्स है। उस बंदे को ढूंढें जो आपकी फील्ड में आपसे बेहतर है। कहीं पहुंचने का सबसे बड़ा आसान रास्ता, बूटी, ट्रैक, इशारा, वो फुट स्टेप है जिस पे पहले से कुछ चल चुका। सिर्फ आपने उधर ही दोबारा कदम रखते रखते वहीं पहुंच जाना है। एक खोजी की तरह जो खोज लगाते लगाते वहीं पहुंच जाता है, खुरे तक पहुंच जाता है, उस इवेंट तक, उस बंदे तक पहुंच जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस नॉलेज को एक्वायर करना है। अब कैसे करना है? अगेन ये अगले दर्जे का क्वेश्चन। सवाल क्या है जी? आपका पहला काम हो गया जी, मोटिवेशन मिल गई। मोटिवेशन कैसे मिलती है? मोटिवेशन ख्वाब से मिलती है। ख्वाब कहां होता है? आज में होता है? नहीं, ख्वाब कल में होता है। उसको सामने रखा जाए तो क्या मिलती है? रिसोर्सेज क्या है? मैंने क्या, खुददारी पैदा करें, कुछ ना कुछ अर्न करें, उसको बढ़ाते जाएं। हेल्प चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, हेल्प पे जिंदगी नहीं गुजार। और लास्ट थिंग मैंने कही है, रेलिवेंट नॉलेज। रेलिवेंट नॉलेज, जो बनना है उसका इल्म, उसका सोर्स मैंने क्या बताया? फील्ड का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मुझे बताइएगा, अगेन वापस आता हूं, अगर आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के लिए हेट है, क्या सीख सकोगे उससे?
ये जो आपस का कनेक्शन है मैन टू मैन का, वो जब भी लव एंड रिस्पेक्ट से, ये लव बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको भी जरा ब्रॉडर करें, फिल्में देख देख के हमने इसको बड़ा गंदा कर दिया हो, इसको महदूद कर दिया। लव इज अ बिग थिंग। सर याद रखिएगा, ये जो लव है उस नॉलेज को एक्वायर करने का, ये हकीकी लव होता है, फॉर नॉलेज होता है, फॉर पॉजिटिविटी होता है। मतलब यू कांट हैंडल योर गुरु लाइक अ टिपिकल फ्रेंड और सुनाओ जी, नो। यहां आप उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए लव एंड रिस्पेक्ट का फॉर्मूला चलाते हैं। लव एंड रिस्पेक्ट, वो लव एंड रिस्पेक्ट का फायदा क्या होता है, ये मैं आपको अपना जाती नुस्खा बता रहा हूं, यानी जिसको मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने बड़ा लर्न किया। इसलिए अपनी जिंदगी के जितने गुरुज हैं मैं उन सब का लाड ला रहा हूं। यानी मेरे लिए बड़ा आसान रहा ये चीज को गेन करना। किस चीज को जी? रेलिवेंट नॉलेज को। लाइक वंस मैं एक वाकया सुना, मैं एक दफा ना जी, पुरानी बात है, किसी चैलेंज का शिकार था, एंड आई डिसाइड कि मुझे काउंसलिंग लेनी चाहिए। आई वाज वेरी ब्लंट, स्टूडेंट भी था, लगता शायद था, लेकिन मेरा फैसला करने की सलाहियत अपने फैलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। पढ़ाता था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, जिम्मेदारियाँ उठा ली थी, लिहाजा पैसा हैंडल करना, बंदा हैंडल करना थोड़ा बहुत आ चुका था। तो मुझे फील हुआ कि जितनी मैं स्ट्रेस में हूँ ना, मुझे क्या करना चाहिए, किसी मॉलिज के पास जाना चाहिए। तो मैं शादमान में एक माहिर नफ्सियात के पास चला गया। अच्छा, ना कोई डिप्रेशन था ना, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी उनके इसमें। पुरानी बात है, आज से कोई 20 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ। तो वो जो मॉलिज थे ना, उन्होंने मुझे हैंडल किया, उन्होंने मुझे ना हिप्नोटाइज कर दिया ट्रांस में लेके। पहले तो मुझे मज़ा बड़ा आया, मैं कहा यार अच्छा ये भी होता है कुछ, ये भी कोई इल्म है जिसके ज़रिए मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा भी ट्रांस में चला गया। सेकंड थिंग क्या हुई, उन्होंने कहा कि यार मेरे ना लेक्चर्स भी होते हैं। तो मैं कहा सर वो मैं कैसे अटेंड, आप किसी से इंप्रेस होते हैं तो आप कहते हैं मज़ीद कुछ समथिंग मोर। उन्होंने कहा जी वो बेटे संडे को है और उसकी ये टिकट है, आप पे करके दो, सेमिनार में आ जाइए। नहीं जी, मैं सेमिनार में चला गया। सेमिनार में मैं नोट तो कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये सेमिनार और सर का ये सारा काम मेरी क्रिएटिविटी और मेरी जो स्किल है इससे और कैसे अच्छा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड, द वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, वैल्यू एडिशन। कि आप अपने गुरु की लाइफ में सोचने लग पड़े हैं उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो सकती है मेरी तरफ से, उससे क्या होगा जरा सोचिए। जिसकी भी जिंदगी में वैल्यू ऐड होती है वो क्या करते हो, आपको अपने करीब कर लेते हैं। याद रखिए, जिसकी भी आप जरूरत है ना वो आपसे दूर नहीं होगा कभी भी। जिसके लिए आप जरूरत बन गए ना वो आपसे कभी भी दूर नहीं होना चाहेगा, क्योंकि आप जरूरत है उसकी। तो मैंने उस दिन सारा वॉच किया, सेमिनार सुना। मैं सोचिए जरा 20 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, 22 साल होगी, 42 साल 43 साल। तो मैंने क्या किया कि मैं गया उसके बाद प्रेस पे जहाँ से मैं प्रिंटिंग करवाता था चीज़ों की। तो मैंने उस सेमिनार में ना यहाँ कार्ड लगे होते हैं, आइडेंटिटी नेम कार्ड जिसे कहते हैं, नेम कार्ड्स। तो मैंने वो हाथ कागज़ पे लिख के नाम लगाया हुआ था, फ़र्ज़ करें फरीहा, अजबल, कुछ भी। मैंने उसको प्रिंट करवाया बड़े डिसेंट से, उनका लोगो कहीं से पकड़ा सर का, सारी चीज़ें करके प्रॉपर कार्ड्स उर्दू बाज़ार से बेस्ट खरीदे। बंदे मैंने गिने हुए थे, 50 थे। मैंने कहा अगली वर्कशॉप संडे को, उससे पहले हर चीज़ अरेंज की और सर को कॉल की। मैं कहा सर मैं वही हूँ जो उस दिन आया था और उसके बाद आपकी सेमिनार में मैंने सर बड़ा फ़ायदा उठाया, सर मैं आपसे थोड़ी देर मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना जी? मैं कहा सर कुछ चीज़ें आपके हवाले करनी। तो उन्होंने शादमान में पीछे कहीं रहते थे, उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं चला गया उनके घर। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैंने उस दिन ये 2-3 चीज़ें देखी हैं, ये इम्प्रूव होने वाली थी, तो ये फीडबैक नहीं मैंने दी इम्प्रूव, ये नहीं सर हो गई इम्प्रूव। नहीं समझ आई? ये कहने वाले कि तुम ठीक नहीं हो ये बहुत मिलेंगे आपको, ठीक कर देने वाले थोड़े मिलते हैं आपको। नहीं समझ आई? तो मैंने ये स्टेप ले लिया। उन्होंने कहा यार वेरी नाइस, आप नेक्स्ट टाइम भी जब आओ ना आपने टिकट नहीं लेनी, फ्री बैठना। और मेरे फौरन आया यार मैंने टिकट क्यों नहीं लेनी, मैं फिर कोई वैल्यू ऐड करता। और करते 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 विद इन फ्यू मंथ्स माई टीचर सेड मी यू आर माई सन। ये किसी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो क्या कहलवाए, अपने उस्ताद का बेटा कहलवाए। सर की बुक आई जी, फर्स्ट सर की किताब आई सर में, वो आज तक पता नहीं उसके कितने 50 एडिशन जा चुके हैं। वो आज मेरी उस टाइम 20 साल पहले की अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसमें आज भी मेरा नाम जो लिखा हुआ है कासिम अली शाह मेरा बेटा, और आगे रूहानी लिखा हुआ है। नहीं लोग असली बेटा ना, सर का बेटा नहीं, बेटी है सिर्फ। तो सर ने क्या लिखा हुआ है, रूहानी बेटा। एंड माई टीचर नेम इज़ प्रोफेसर अरशद जावेद साहब। वो आज 20 सालों बाद उनके यहाँ लेक्चर्स हो चुके हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, 82 एज है सर की, और मेरे 20 साल की उनकी रफाकत है और सर से मैंने कितना कुछ सीखा।
सर से मैंने ड्रेसिंग उस ज़माने में सीखी, सर से मैंने कन्वर्स किताबें मैंने कहा सर आप जो रिकमेंड करेंगे मैं वो पढ़ूंगा। देखें किस जो पढ़ता है उससे पूछा करें आप, हम जाके उससे पूछते हैं जो किताब ही नहीं पढ़ता। क्या समझे? मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज जो है वो सर की वजह से। ये एक कहानी है। हमारा उससे बड़ा मिथ है कि इंडो पाक के लोगों का उस्ताद बस एक ही होता है। उस्ताद ज़्यादा होने चाहिए, हर शोबे का उस्ताद होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? हर फील्ड का उस्ताद होना चाहिए। यार इसका भी उस्ताद होना चाहिए। खाना कैसे खाना है इसका भी उस्ताद होना चाहिए। बात कैसे करनी है इसका भी उस्ताद होना, इस्लाम कैसे करना है इसका भी उस्ताद होना चाहिए। बिलीव यू मी, मेरी ज़िंदगी की एक लंबी लिस्ट है उस्तादों की, लंबी लिस्ट। मतलब हामिद सईद साहब से मैंने अगर ड्रेस पहनना सीखा कि कपड़े कैसे पहनने, बिलीव यू मैंने उनके कितने लेक्चर्स करवाए, सर आपको प्रमोट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। अगर मेरे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस थे और क्वेस्ट थी, सरफराज शाह साहब को मैंने जाना आज से 25 साल पहले, मुमताज़ मुफ्ती साहब को पढ़ते पढ़ते तलाश पड़ी तो उसमें उन पर एक चैप्टर लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा यार सर की लाइफ में वैल्यू ऐड क्या हो सकती है। सर का यूट्यूब चैनल बना दी, किताब लिख दी सर पे। याद रखें जिसको आप अपने से एक कदम आगे नहीं रख सकते ना, कुदरत आपको भी आगे नहीं करती। फिर ये अच्छे शागिर्द को ही कल को अच्छा उस्ताद बनना होता है। क्या बोला? हर अच्छा उस्ताद अच्छा शागिर्द रहा होता है तो अच्छा उस्ताद होता है वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है उस्तादी शागिर्दी के फन को। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? अगर उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ये मैं आपको चंद कहानियां सुना रहा हूं, मैं इससे मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज है मेरे पास। अगर मैं वासिफ अली वासिफ साहब से इंस्पायर हूं तो टोटल उनकी 62 किताबें मैंने सारी पढ़ी हुई। अच्छा कैसे पढ़ी जा सकती हैं? याद रखें जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ पढ़ी जा सकती है। जिससे मोहब्बत नहीं होती ना वो फिर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वो अलजबरा होता है, क्योंकि उससे लव नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। याद रखें बड़ा ऑपरेशन बेहोशी में ही होता है, होश में नहीं हो सकता। एनालिटिकल बड़ा क्रिटिकल माइंड रख के आप उस्ताद से नहीं सीख सकते, थोड़ा सा ऑफ करना पड़ता है, ट्रांसफर ही नहीं होता। हर चीज को तोला माशा करोगे नहीं सीख सकोगे। सो वापस आऊंगा, अपनी फील्ड का चीता ढूंढो एंड वन लाइन उसका ब्रीफकेस उठा लो। अच्छा आज ये मैं आज डिसेंट वर्ड बोल रहा हूं, जो हमारे गुरुज थे ना वो कहते थे अपनी फील्ड का चीता ढूंढो, उसके जूते उठाओ, उसको सीधा करो, उससे क्या होगा? फैज मिलेगा। वो फैज क्यों मिले? क्यों ये सारी पुरानी मिसालें थी, पीरों के जूते उस्तादों के जूते सीधे करते थे, क्यों? लव। बंदा जूता सीधा कर ही नहीं सकता किसी का, वो तब कर सकता है जब लव होता है उससे, अदरवाइज तो बदबू आती है। क्या समझ आई? जिससे लव होता है ना वो नागवार नहीं गुजरता। लव का जो सबसे खूबसूरत साइन है ना, उससे कोफत फील नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो लव जो सबसे पहली चीज प्रोड्यूस करता है ना, वो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है। आज का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, अपनी जिंदगी में मोटिवेशन को पीक पे रखें, रिसोर्सेज को पैदा करें, रेलिवेंट नॉलेज। इंजीनियर हो, कुछ पढ़े हो, किसी फील्ड में हो, अच्छा कुछ पढ़े पसंद नहीं है, बनना कुछ है, उस फील्ड का बंदा ढूंढो, प्लीज ढूंढो, और उससे अपना कनेक्शन अच्छा करो, उससे इस्लामदुआ बनाओ, उस तक पहुंचने की कोशिश करो, उसको प्रमोट करना शुरू कर दो। ये मैं आपको एक आखिरी नुस्खा बता रहा हूं, कभी भी जिंदगी में खैर को प्रमोट करेंगे ना, खैर का हिस्सा बनेंगे, अल्लाह आपको बड़ा मकाम दे देगा। हमारा मसला ये, हम सारे वो काम करते हैं जिसकी पहली को तनख्वाह मिलनी होती। आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, 5 बजे शायद अपलोड हो जाएगी, तो अगर हो सके इन तक वो ही पहुंचा देना। वो है ही ये, तरक्की वो करता है जो रोज वो काम करता है जिसका नतीजा पहली को नहीं आता, कुछ सालों बाद आना होता। यार इतना तो दिल बड़ा हो ना कम से कम, कि कुरान का लेसन जो 103 टाइम 103 दफा है, वो क्या है? सबर। सबर का मतलब क्या है? सारे नतीजे फौरन नहीं आ सकते, बल्कि ईमान क्या है? ईमान ये है कुछ नतीजे मरने के बाद मिलेंगे, विच इज आखिरत। तो आप अपनी जिंदगी में इतना सब्र तो जरूर करें कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिसका नतीजा फौरन। देयर इज अ मेंटालिटी कॉल्ड दिहाड़ी। क्या होती है? सुबह शुरू किया, शाम को दिहाड़ी मिल गई। मजदूर बैठा होता है, जाके देखें मजदूरों के फट्टे पे कितनी दुनिया बैठी है। देयर इज अ सोच, वो एक नई सोच है जी, महीना पूरा महीना काम किया, उसके बाद क्या हुआ जी? सैलरी मिल गई आपको। देयर इज अ सोच, साल की कमेटी डाल गई जी। सर आप कभी दिहाड़ी से, महीने से और साल से आगे सोचें, फिर जिंदगी चेंज होती है। हमने से आगे नहीं सोचा होता। कार की हेडलाइट होती है ना, रात के अंधेरे में जितनी कार की हेडलाइट दूर तक देख सकती है उतनी स्पीड ही अफोर्ड कर सकते हो आप। अगर कार की हेडलाइट खराब हो जाए ना, फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, तुम गाड़ी तेज नहीं चला सकते, क्योंकि क्या डर होता है? गाड़ी लग जाएगी। आगे दिख ही नहीं रहा, धुंध में गाड़ी क्यों बैन हो जाती है मोटरवे पे? आगे नहीं दिख रहा होता। आगे ना दिख रहा हो, जितनी मर्जी गाड़ी की स्पीड तेज हो सकती है, कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिख नहीं रहा। सो आज का कंक्लूजन क्या है कि अपनी जिंदगी में अपनी फील्ड का, खुदा के लिए अपनी फील्ड का, किसी एक फील्ड का गुरु ढूंढो,
और चुप करके उसका ब्रीफ केस उठा लो। कोई जी मुझे छोटा रख लें, आप मुझे क्या रख लें जी, असिस्टेंट रख लें। मैं गारंटी से कहता हूँ उसके 70 साल का एक्सपोजर क्या होगा, बाज़ औक़ात बंदा लर्न करके उसको मुकम्मल उसके इल्म को चूस जाता है और फिर आगे जाना पड़ता है। सेंसेबल उस्ताद आपको आगे भेज देता है, वो कहता है मेरी हद यहाँ तक थी। उसको मनफी नहीं करना चाहिए। MA करने के बाद क्लास 2 के टीचर को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, उसके बगैर MA नहीं हो सकता था। वो स्टोरी का एक पार्ट था। तो आपकी सक्सेस स्टोरी के जितने पार्ट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सारे सल्यूट के काबिल, बिलीव यू मी। वीडियोज़ हैं, मैं तस्वीर रिकॉर्ड कराने और वीडियो रिकॉर्ड कराने में कभी शर्म महसूस नहीं करता कि मेरा उस्ताद है और मुझे हाथ चूमने पड़े, दिल से, विद लव। आजकल में अमजद अवान साहब ने आना है, मैंने कभी अंग्रेजी पढ़ी है, मैं कभी ज़मीन पे बैठे बगैर उनको नहीं मिला, मैंने खड़े होकर मिला ही नहीं, एवर, हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, मैंने अदब उनसे सीखा। मुझे कभी मिले मैं यूं बैठ जाता हूं और उसके बाद हाथ पकड़ के अपने मुंह से लगा के कहता हूं सर हुक्म करें, कैसे आना हो। अपनी सीट पे नहीं बैठ सकता सर। जब तक ये लव नहीं होता फैज़ नहीं मिलता। फैज़ के लिए आपको अपना आप सिफर करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। हमारा मसला ये होता है कि हमें वो हम बड़ी चीज़ है तो कैसे रंग लगेगा। ओके, ये आपके साथ सारी बातचीत थी। आपके लिए एक बुक का गिफ्ट है जी।